आइए मैम, यहाँ से बाजूला। मैडम, सोसाइटी का सेफ्टी टैंक साफ करते समय इंसानी कंकाल मिला। साल में कितनी बार टैंक साफ करते हो? मैडम वैसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन सोसाइटी से कंप्लेंट आया तो हम लोग साफ करते हैं मैडम। पिछले बार कब की थी? लगभग 2 साल हो गए मैडम। तो 2 साल पहले जब टैंक साफ किया था तो ऐसा कुछ हाथ लगा था जो अजीब लगा हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है सुरेंद्र, ये कंकाल इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो। कि उदय सोसाइटी के हर एक घर की, घर में रहने वाले हर एक इंसान की डिटेल चाहिए मुझे। यहाँ कितनी फैमिलीज है, फैमिलीज में कितने मेंबर्स है, क्या करते हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, सब पूछो। जो भी पहले यहाँ रहता था और अब सोसाइटी छोड़ के चला गया है, सबकी डिटेल्स मंगवाओ तुरंत। ओके मैडम। मैडम, हाँ, उदय सोसाइटी का फोटो चार्ट है। उदय सोसाइटी में टोटल 2 विंग है और हर विंग 4 माले की है। हर माले पर 4 फ्लैट है, यानी उदय सोसायटी में दोनों विंग मिलाकर टोटल 32 फ्लॅट आहे, जिसमें के 4 फ्लॅट खाली पडे। काही दिवसांपूर्वी तिथे माणसं राहत होती, पण आता राहत नाहीये। 2 साल पहले टैंक की सफाई हुई थी, उस वक्त ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा था। इसका मतलब है अब हमें हमारी छानबीन 2 साल पहले से शुरू करनी पड़ेगी। सुरेंद्र, एक काम करा, 2 साल पहले इस एरिया में हुए सारे मिसिंग और मर्डर केस के डिटेल्स निकालो। जो रजिस्टर हुए हैं वो, और जो नहीं हुए हैं वो भी। ओके मैडम। कौन कहता है भगवान नहीं है? इतने सालों के बाद न्याय मांगने आए हैं। आता काय न्याय मिळणार? मरने वाला मर गया, वो भी इतनी बुरी जगह सड़के मरा। भगवान इतनी गंदी मौत किसी को भी न दे। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ। बेटा। हाँ आंटी। मुझे पढ़ के बताओ ना। हे काय ले रे? सोसाइटी में मिला एक कंकाल। कल सुबह सफाई के दौरान डोंबिवली के उदय सोसाइटी में एक मानव कंकाल मिला है, जो किसी लड़की का लग रहा है और करीब 1.5 साल पुराना लग रहा है, जिसे या तो बेरहमी से मारकर उस सेफ्टी लाइन में डाल दिया गया है जहां से वो मिला है, या वो उसमें गिर के मरी है। सुरेंद्र, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो ये कंकाल किसी लड़की का है, जिसकी उम्र 21 से 24 साल होगी और मौत 16 से 18 महीने पहले यानी 1.5 साल पहले हुई है। इसका मतलब है अब हमें 1.5 साल पहले 21 से 24 साल की लड़कियों के मर्डर और मिसिंग डिटेल्स निकालने होंगे। मैडम, एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती हूँ। साहब आपको जो कंकाल मिला है ना, मैं पक्का बोल सकती हूँ वो मेरी बेटी गायब हुई है ना, वंदना उसका ही है। भाई अब 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया मेरी वंदना को गायब होके। मुझे पक्का मालूम है वो मेरी वंदना ही है। मौसी, 1.5 साल पहले आपकी बेटी गायब हुई है, तो आज अचानक जाके उसको ढूंढने का ख्याल कैसे आया? नहीं अचानक नहीं, मैं पहले भी यहाँ आई थी ना। एक पुलिस साहब था ना, उसको मैंने सब बताया, उसने सब लिखा था। हाँ, लेकिन वो किसी को मिली ही नहीं। कंप्लेंट की तारीख याद है? हाँ, मैं अगस्त में आई थी, 4 अगस्त 14 को मैं आई थी। हाँ, सुरेंद्र, कंप्लेंट मिली? हाँ मैडम, लेकिन केस फाइल बंद कर दी गई है। क्यों? कंप्लेंट के मुताबिक इनकी लड़की गायब तो हुई है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ से, इसका पता नहीं चला। और दूसरी बात मैडम, अगर कहीं पर भी किसी लड़की की बॉडी मिलती है तो ये औरत वहाँ क्लेम करने चली आती है, इसलिए इसे पागल समझकर ये केस ही बंद कर दिया। मुझे बात करनी है इससे, इसे अंदर लेकर आओ। भाई वो कंकाल मुझे दे दो, मुझे मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करना है। मौसी, देखिए, हमें भी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि वो कंकाल आपके बेटी का है, तो फिर हमें आपको उसको देने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन भाई मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है। देखिए, एक बार हमें भी अपनी तसल्ली कर लेने दीजिए। आप अपने बेटी का फोटो यहाँ छोड़ जाइए। हम जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ पता करने की जरूर कोशिश करेंगे।
सुरेंद्र, ये वंदना का केस रीओपन करो और एक बार वो उदय सोसाइटी जाकर भी चेक करो। मैडम अगर ये वंदना है तो कमला के साथ हम उसके डीएनए मैच करवा के देख सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन ये कई महीनों का प्रोसेस है। कंकाल के बोन से डीएनए निकाल कर मैच करना काफ़ी दिन लग जाएंगे और तब तक हम लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जी मैं डोंबिवली पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र ढेबे। कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये आपका बाजू वाला घर कब से बंद है? राउत फॅमिली, उनको तो शिफ्ट हुए 1.5 साल हुए, तभी से बंद है. कुठे गेले, का गेले, काय माहिती आहे? ते तर नाही माहिती, शायद रेशमा की वजह से. रेशमा? कौन रेशमा? रेशमा हरिभाई की बेटी है. हरिभाई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था. वो रेशमा को भी बहुत मारते थे, और जब रेशमा को शादी के रिश्ते आने लगे उसके बाद तो सब उल्टा हुआ. वैसे तो उन्होंने कभी बताया नहीं, पर मैंने सुना था रेशमा शादी नहीं करना चाहती थी. इसीलिए जब रेशमा को और एक रिश्ता आया उस रात को. क्यों नहीं करनी शादी? दुनिया की हर लड़की शादी करती है. तूने सोचा भी है कि तेरी वजह से शिल्पा शादी के बगैर रह जाएगी? देखो बाबा, उसकी शादी का नाम लेकर आप मेरी बलि मत चढ़ाओ. बड़ी बेटी घर में घोड़ी की तरह बैठेगी और दुनिया पूछेगी नहीं कि छोटी की शादी क्यों कर रहे हो. दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी. नहीं चलती तो भाड़ में जाए. मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी. आपको जितना मारना मार लो, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी. बाप के सामने जबान चलाती है. अरे रेशमा को शादी नहीं करनी तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं वो? ऐसा लगता है रेशमा को पीट पीट कर मार देंगे वो. ज्यादा लाड किया है ना, इसलिए चर्बी चढ़ गई है. चलो अभी चुप रहो. हरी भाऊ, वो क्या काम है रंजीत भाऊ? भाऊ आपके घर से चिल्लाने की और मारपीट की आवाज आ रही, बेकार की बदनामी होगी, और ऐसे मारपीट से कोई रास्ता तो निकलने वाला नहीं है ना. देखो अनिल भाऊ, मेरे घर पे आके मेरे को ज्ञान मत दो. मैं अपनी बेटी को मार रहा हूँ ना, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? अपने काम से काम रखो. मैं अपनी बेटी को प्यार करूं या जान से मार दूं, मेरी मर्जी. जाओ. अरे भाऊ, साहब, उस रात के बाद तो रेशमा ऐसे गायब हुई, उसके बाद कभी दिखी ही नहीं. तो आपने कभी पूछा नहीं कि वो कहाँ गई है? मामला ठंडा होने तक वो 1 महीने में ही यहाँ से शिफ्ट हो गए, और किसी को बताया भी नहीं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं. उसके बाद तो जितना मुंह उतनी ही बातें. लोगों का तो ये कहना है कि हरिभाऊ ने रेशमा को मारा है. अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो मालूम नहीं. थँक यू मिसेस देसाई. आणि कदाचित पुढे सुद्धा तुमची मदत लागेल. सुनिए, पुलिस अपनी सोसाइटी तक पहुंच गई है. मुझे लगता है कि हमें सब कुछ बोल देना चाहिए. पागल हो गई है? क्या खाना लगा? अरे जा. मैडम, इंक्वायरी में पता चला है कि हरी राउत म्युनिसिपैलिटी के सैनिटरी डिपार्टमेंट में काम करता था. इसका मतलब है सोसाइटी के सेप्टिक टैंक तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है, और वो म्युनिसिपैलिटी में काम करता है, इसलिए इस बात पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा. सुरेंद्र, एक काम करा, ये हरी राउत आजकल कहाँ है जरा पता लगाओ. मैडम, मैंने रानी को म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में भेज दिया है. जल्दी ही हमें हरी राउत का नया एड्रेस मिल जाएगा. क्या है? कुठे आहे माझी मुलगी? मार डाला ना तूने उसे? अच्छा, आज 1.5 साल बाद आप लोगों को आपकी बेटी की याद आ रही? देखिए, ये नाटक करना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से. आप लोग के पास गई थी ना, तो आपके पास ही होगी, और कहाँ जाएगी? अगर हमारे पास होती तो हम तेरे दरवाजे पर क्यों खड़े होते? 1.5 साल से हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी. क्या क्या है तूने उसके साथ? बता, वरना हम पुलिस में जाएंगे, तुझे जेल भिजवा देंगे. देखिए, आप लोगों को जो करना है कीजिए, जहाँ जाना चाहिए. आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़.
अरे अमर, अमर, दरवाजा खोल। भाई भाई दो मिनिट मेरा दोन मिनिटं नाही, 1 मिनिट सुद्धा वेळ नाहीये. मॅडम बहुत बिझी आहे, बार बार मिलने के लिए टाइम नहीं उनके पास. ऐसा मत करो मुझे. भाई 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 काय झालं? नहीं आए ना, कोई नहीं आएगा. मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है, मुझे दे दो ना. मौशी ऐसे नहीं दे सकते हम. हमारी कार्यवाही अब तक पूरी नहीं हुई है. ठीक है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन आपको उसे मुझे ही देना पड़ेगा. मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है, मुझे मालूम है. भाई उसका अंतिम संस्कार करने दो, उसकी आत्मा भटकेगी, शांति नहीं मिलेगी उसे. सर बाद में फोन कर. कि हरी राउत का नया एड्रेस है. हरी राउत, हाँ साहब. तुम म्यूनसिपालिटी में सैनिटरी डिपार्टमेंट में काम करते हो? हाँ साहब. पर क्यों? तुम्हारी बेटी रेशमा कहाँ है? मैडम वो घर से भाग गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ गई होगी. तूने उसको इतनी बुरी तरह पीटा था कि पड़ोसियों को आना पड़ा बीच बचाव करने. वो भागी नहीं है, तूने खून किया है उसका, और खून करके सेप्टिक टैंक में फेंक दी बॉडी. मैडम ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ. मैंने उसे पीटा था इसलिए वो भाग गई थी. मैडम माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, गलती करने पर मारते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे जान से मार सकते हैं. जब तक सच नहीं बोलता अच्छे से खातिरदारी करो इसकी. साहब. हाँ बोला. मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है. हाँ बोलिए. साहब मुझे अमर सुरवे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है. साहब ये अमर सुरवे एक छोटा मोटा सिंगर है, एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा भी चलाता है, और उसी ने मेरी बेटी को गायब किया है. ये वही अमर सुरवे जो उदय सोसाइटी में रहता है? जी साहब. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमर ने आपकी बेटी को गायब किया है? मैम अमर सुरवे मेरा दामाद है. मेरी बेटी सोनाली उसके साथ उसी उदय सोसाइटी में रहती थी, और मेरी बेटी पिछले 1.5 साल से गायब है. अब जब मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अमर ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है. इसीलिए मैं उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी को न्याय मिल सके. लेकिन वो उसे क्यों मारेगा? मैडम मेरी बेटी उससे अच्छी और मशहूर सिंगर थी, और ये बात अमर से बर्दाश्त नहीं होती थी, और इसी वजह से वो हमेशा उसे पीटता था, उसे तंग करता था. तो आपने तब उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? मैडम हम तो करना चाहते थे, लेकिन सोनाली ने हमें मना कर दिया. वो कहती थी कि आई बाबा आप फिक्र मत करो, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ लूंगी. ठीक है, आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम इंक्वायरी करेंगे. भाई 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 मेरी वंदना का कुछ पता चला? नहीं अब तक नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा. मैं बोल रही हूँ ना, वही मेरी वंदना है. दे दो मुझे, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी. हो मौशी, लेकिन पहले ये तो पता चले वो आपकी बेटी है या नहीं है. देखिए जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको आकर बताऊंगी. लवकर सापडू दे ग भाई. अमर सुरवे जी. सुना है बहुत अच्छा गाना गाता है तू. चल तेरा गाना सुनते हैं. खोल. मैडम मेरे और सोनाली के बीच बहुत झगड़े होते थे, लेकिन उसकी वजह वही थी, वो मेरा ऑर्केस्ट्रा हथियाना चाहती थी मुझसे. और तो और उसका अफेयर मेरे ऑर्केस्ट्रा के ड्रमर मैक के साथ था, और वो उसी की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम पड़ गया था. और मैडम बस यही सबसे बड़ी वजह थी हम दोनों के झगड़ा होने की. तेरी बीवी 1.5 साल से गायब है, और तूने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई. क्यों? मैडम मैं आपसे सच कहूँ तो मैं तो पूरी तरह तंग आ चुका था उससे. मैं तो चाहता ही नहीं था कि वो वापस घर आए, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की. लेकिन मैडम मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ज़रूर उस मैक के साथ ही होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच जब भी कुछ झगड़ा हुआ करता था तो वो हमारा घर छोड़कर मैक के पास ही जाती थी. कहाँ जा रही हो? हाँ? तुमसे दूर. मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी ये बकवास और तुम्हारे बेमतलब के ताने. मैं शांति से जीना चाहती हूँ अमर. तुम्हारी रोज शांति का नाम मैक है ना? क्यों? जानता हूँ मैं. अपने उसी कमीने यहाँ से मिलने चाह रही होगी तुम. अपने काम से काम रखो, समझे?
मैडम, या तो सोनाली मैक के साथ है या फिर जरूर मैक ने कुछ किया होगा सोनाली के साथ, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। देख, तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि तू हमसे झूठ बोलकर बच जाएगा तो गलत फहमी है तेरी। नहीं मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एक बार मैक से जाके बात कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे सच कह रहा हूँ या झूठ। मैक का एड्रेस दे। साई सदन सोसाइटी, बी विंग 201, घोड़बंदर। हमारे परमिशन के बिना शहर के बाहर भी मत जाना, समझे? जी। चला। भंडारी, या अमरवर लक्ष ठेवा जरा। मैडम, मैं जब हरी राउत के केस के बारे में इंक्वायरी कर रहा था तो उसके बारे में नहीं, बल्कि उसकी बेटी रेशमा के बारे में एक अजीब बात सामने आई है। क्या? बागले स्टेट पुलिस स्टेशन में रेशमा के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज है और जिस फैमिली ने कंप्लेंट की है उनका कहना है कि रेशमा ने उनकी बेटी वैशाली चव्हाण को गुमराह किया और फिर उसे भगा कर लेकर गई। सुरेंद्र, जितना जल्दी हो सके ये वैशाली के फैमिली से पता करो कि सच क्या है। जी, आपने रेशमा के खिलाफ कंप्लेंट की थी ना? हमें उसके केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी। वैशाली, वैशाली, हिमाजी मूल की वैशाली आए जो अब अपने घर आ चुकी है। सर, हमें रेशमा के बारे में अब कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आपको बात नहीं करनी होगी, लेकिन हम कुछ जानना चाहते हैं। रेशमा के बारे में क्या जानती हो? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और घर वापस आने के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, बस इतना ही जानती हूँ मैं। और आपने वैशाली घर पर आने की खबर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की? सर देखिए, मेरी बेटी मेरे घर आ गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे भी रेशमा के बारे में हम ज्यादा सोचना नहीं चाहते। देखिए, हर कानूनी कार्रवाई के कुछ नियम होते हैं। वैशाली घर पर आ गई, इसकी खबर आपको पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए थी। आप जाकर कीजिए। कौन सा कॉलेज में पढ़ती हो? इसके कॉलेज। ये सोनाली के साथ तुम्हारा अफेयर था क्या? मैम, अमर झूठ बोल रहा है। उसे तो शक करने की बीमारी है। सोनाली तो इनकी बहन जैसी थी। मैम, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। सोनाली उससे बहुत अच्छी है। सोनाली की वजह से ही उसके पास ऑर्केस्ट्रा के शोज बढ़ते जा रहे थे और सोनाली फेमस होती जा रही थी और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थैंक यू मेहता जी। अरे, आपकी प्रोग्राम के लिए हम मना थोड़ी कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जाने वालों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब ये मेहता जी भी तुम्हारी लिस्ट में ऐड हो गए। अमर, मेहता जी हमें एक और प्रोग्राम की बुकिंग दे रहे हैं। मैं क्या पागल हूँ? बहरा हूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये मेहता जी तुमसे दिन भर फोन पे चिपके रहते हैं, तुम्हें प्रोग्राम पे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, या फिर तुम जानकर भी अनजान बन रही हो? अमर, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। हाँ? वो हेलो, ये अपना त्रिय चरित्र कहीं और जाके दिखाना। मुझे सब पता है कि तुम कब और कहां किसके साथ गोल खिलाती रहती हो। अमर, मुझे ब्लेम करने से अच्छा अगर तुम अपनी सिंगिंग इंप्रूव करोगे ना तो बेहतर रहेगा। यूं निकम्मों की तरह घर पर पड़े रहते हो। तुम मुझे बताओगे कि इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है? अमर, तुम इंसान से जानवर बनते जा रहे हो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। हाँ हाँ। उनके घर का झगड़ा तुझे इतने डिटेल में कैसे मालूम? मैडम, जब भी अमर सोनाली के साथ मारपीट करता था तो वो हमारे घर चली आती थी। मुझसे और मेरी वाइफ से उसको मेंटल सपोर्ट मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद ये रोज का तमाशा हो गया और एक दिन इतना कि हम लोग भी तंग आ गए। मैक, सोनाली, क्या हुआ सोनाली? सोनाली, ये बैग? मैं अमर का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। क्या मैं थोड़े दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ प्लीज? सोनाली प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर हम लोगों ने तुमको यहाँ पे रख लिया तो अमर को अपना फेलियर छुपाने की एक और वजह मिल जाएगी। तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन प्लीज रो मत सोनाली, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, ऐसे परेशान होने से। वाह 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 वाह, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। हाँ, और आप ये लोग आपकी नजरों के सामने गुल खिला रहे हैं और अब चुपचाप खड़े होके देख रही है। सही है। आप बकवास बंद करो। दारू और गुस्से ने आपकी अकल पर पर्दे डाल दिए। वाह मैक, तू तो खिलाड़ी आदमी है यार। तूने अपनी बीवी को भी उल्लू बना दिया। अमर, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम। चुप, बिल्कुल चुप। ये हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है।
तू बीच में मत आ। देखो तुम गलत समझ रहे हो अमर। चुप, बोला ना। और तू घर की बात का तमाशा किसी और के घर पे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अमर छोड़िए प्लीज। समझने की कोशिश। चलो। अमर छोड़िए प्लीज। उसके अगले दिन सोनाली का फोन आया। वो बहुत खुश थी। उसने बताया कि अमर ने उससे माफी मांग ली और उसने ये भी वादा किया है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और जो भी उसने किया उस रात, वो सब उसने दारू के नशे में किया था और अब वो शराब भी छोड़ देगा। बेचारी सोनाली, उसे भनक भी नहीं लगी कि ये आदमी उसके साथ कितना गंदा खेल खेल रहा है। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया। सारी मेरी फेवरेट डिशेस हैं। यस, और तुम्हें सबके सब खानी है, ठीक है? थैंक यू अमर। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो, पर तुम्हें सब याद है। अच्छा, ये अब इमोशनल होना बंद करो, चुपचाप ये सब खाना है तुम्हें। अच्छा, सबसे पहले ये केक खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना? ये लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम भी खाओ ना। मेरी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग से आने के बाद खाओ। थोड़ा सा। नहीं, तुम खाओ। अच्छा लगा ना तुम्हें? क्या हुआ सोनाली? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो। आवाज को क्या हुआ? सोनाली बोलो, क्या बात है? अमर ने केक में सिंदूर मिलाकर सोनाली को खिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास चली गई। उसने सबसे कांटेक्ट तोड़ लिया। ये भी सुना था कि वो अमर के पास सुलह भी करने गई थी, लेकिन क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया। मैम, अमर इतना कमीना आदमी है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैडम, मुझे लगता है ये वैशाली अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से हमसे झूठ बोल रही है। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और घर वापस आने के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। सुरेंद्र, उससे घर पे नहीं कॉलेज में बात करो। उसके पास रेशमा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होगी, और साथ साथ ही अमर के तार भी ढीले करने पड़ेंगे। अरे चल गाड़ी में बैठ। मैडम, लेकिन हुआ क्या? नाटक नहीं चाहिए। तूने सोनाली के साथ क्या किया ना, सब हम वहाँ जाके बताएंगे। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बताया ना आपको। चले चल अंदर बैठ चल। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कमला बाई, तुम पुलिस स्टेशन गई थी ना, क्या बोले? बोलो। क्या बोलेंगे? उनको तो मालूम ही नहीं वो कौन है। उनको उसे मेरे को देना ही पड़ेगा, चाहे मुझे 1 नहीं 1000 चक्कर लगाने पड़े। मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके रहूंगी, देखना तू। घबराओ मत कमला बाई, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल ही जाएगी, ठीक है? वैशाली, हमें आपसे बात करनी है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो वैशाली, हमें एक कंकाल मिला और हो सकता है कि वो कंकाल रेशमा का हो। सर, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तब मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। फिर रेशमा ने कहा कि हमें फिल्म्स में ट्राई करना चाहिए। उसके ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जो हमें काम दिलवा सकते थे। पर जब मेरी फैमिली को पता लगा तो उन्होंने रेशमा के साथ दोस्ती ख़त्म करने के लिए फोर्स किया। पर रेशमा तब तक मुझे इतने सपने दिखा चुकी थी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ भाग गई। चल चल जल्दी कर। और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आओ वैशाली। कांग्रेचुलेशन, फाइनली हम वहां से निकल आए हैं। अब तुम देखना वैशाली, हमें अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। उस रात को जो हुआ उससे पहले मुझे वो कॉलेज में कपल वाली बात कभी समझ में नहीं आती।
ये क्या कर रही हो तुम? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। वैशाली झूठ मत बोलो, आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी तो मैंने तुम्हें ऐसे छुआ है, तब तो तुमने कोई कंप्लेन नहीं की। और आज वैशाली, मैं तुम में अपना परफेक्ट पार्टनर देखती हूँ। और इससे पहले ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है, वरना रेशमा मैं तुम्हारे साथ इस घर में कभी भी नहीं आती। डिस्गस्टिंग। वैशाली, सर मैं रेशमा के साथ उस फ्लैट में 4 दिन तक थी, उसके बाद मैं घर वापस आ गई। रेशमा की छोटी बहन शिल्पा को जानती हूँ मैं। शिल्पा ही ने मुझे बताया था कि अंकल ने आंटी की बीमारी का झूठा बहाना बना के रेशमा को घर वापस बुलाया था। रेशमा जब घर आई तो उसे पता लगा कि ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने के लिए उसे बुलाया गया है, तो उसने बहुत हंगामा किया, इतना कि अंकल ने उसे बहुत मारा। उसके बाद वो कहाँ गई पता नहीं, कॉलेज भी नहीं आई उसके बाद। अंकल आए थे उसका नाम कटवाने। सर इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। सुरेंद्र, ये हरी राउत का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। समय तो काफ़ी लगेगा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। और हाँ, ये अमर से भी सच बुलवाना पड़ेगा, खुद सच बोलने वाला नहीं है। मैडम, अनाथ आश्रम से रेणु कुलकर्णी नाम की एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैडम, हिम एज अ कार्ड है, मैं अनाथ आश्रम चलाती हूँ। मैडम, 1.5 साल पहले एक मंजू सालवे नाम की औरत अपने 1.5 महीने के बच्चे के साथ मेरे पास आई थी और उसने बोला कि इस बच्चे को मैं अपने पास रख लूँ, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और जैसे कोई रहने का इंतज़ाम होता है वो अपने बच्चे को साथ में लेकर जाएगी। लेकिन वो लौटी ही नहीं। मुझे लगा कि शायद जैसे बाकी के लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हमारे यहाँ बच्चे छोड़ जाते हैं, वैसे ही मंजू ने किया हो। लेकिन जब मैंने इस लड़की की कंकाल मिलने की खबर पड़ी तब मुझे लगा शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसने आपको कहा था वो कहाँ रहती है, क्या काम करती है? हाँ, ती बोली होती कि उदय सोसाइटी में वो बाई का काम करती है, जहाँ आपको ये कंकाल मिला है, और इस उदय सोसाइटी के नाम की वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें। मैम, ये सोनाली का सामान है। आखिरी बार जब हमारे घर आई थी तो उसने इसे यहाँ छोड़ा था। सच कह रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सच कह रहा हूं, मैंने सोनाली के सामान में पर्ची मिली है और पर्ची में साफ साफ लिखा है, मैं अमर के पास जा तो रही हूँ लेकिन अमर से मुझे जान का खतरा है। चल बोल अभी सच क्या है? मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने सच में सोनाली को नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है। भंडारी, जब तक ये सच नहीं बोलता जो चाहे डिग्री लगा लो इसके ऊपर। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मेरी बात तो सुनो। मौसी, कैसी हैं आप? आराम से। कैसे हो सकती हूँ? मैं मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि ये दिन कभी भी आए। मैं आपकी बेटी को मुर्दा नहीं, जिंदा ढूंढ के लाना चाहती हूँ। मौसी, ये सोसाइटी में आप कितने साल से काम कर रही हैं? बहुत साल हुए, अब कितना समय हुआ मुझे पता नहीं। तब तो आपको पता होगा कि ये मंजू सालवे नाम की कोई लड़की यहाँ काम करती थी क्या? हाँ, ये दूसरे माले पे खानोलकर रहते हैं ना, उनके यहाँ काम करती थी। माहिती दिल्याबद्दल थँक यू मावशी। सर, ये हरी राउत की कॉल रिकॉर्ड से। रेशमा आर? अजय खानोलकर, ओह, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। या आइए जी।
ये मंजू सालवे आपके यहाँ काम करती थी? हाँ जी करती थी, पर अब नहीं। हमने उसे काम से निकाल दिया। क्यों? वो क्या है ना मैडम, उसका कितने लोगों से चक्कर चल रहा था पता नहीं, वो पेट से भी हो गई थी। हमने उसकी ये सोचकर मदद की कि आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगी, पर वो सुधरने वालों में से नहीं थी, इसलिए हमने निकाल दिया। आपके यहाँ से कहाँ गई वो कुछ पता है? नहीं, ये हमको नहीं पता। आपका एक बेटा है ना? जी हाँ, समीर। कहाँ है वो? पिछले 1 साल से तो हैदराबाद में है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। ठीक है, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे। जी जरूर। रेशमा राउत जी, मला तुमच्याशी काय बोलायचं आहे। सर मेरी फैमिली मेरे होमोसेक्सुअल होने के सच को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मेरे बाबा मेरी शादी ज़बरदस्ती कराना चाहते थे और इसी वजह से मैं अपने घर से भागी थी। मैम, मैं सोनाली के पर्स में मिली पर्ची की लिखाई 1.5 साल नहीं बल्कि 1 हफ्ते पहले की है। मैम, ये सोनाली का सामान है और ये हैंडराइटिंग चेक करने के बाद ये पता चला है कि हैंडराइटिंग सोनाली की ही है। थैंक यू। वेलकम मैम। मैडम, रेशमा जिंदा है, इसका मतलब ये कंकाल सोनाली, मंजू या वंदना, इन तीनों में से किसी एक का हो सकता है। नहीं सुरेंद्र, लिस्ट इससे छोटी है, लेकिन क्लियर करने के लिए हमें सोनाली के माँ बाप को उठाना पड़ेगा। वही बताएंगे ये खेल आखिर वो क्यों खेल रहे थे। राणे, पुलिस क्या तेरे टाइम पास के लिए है? अब सच सच बोल, सोनाली कहाँ है, वरना ऐसी हालत करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। मैडम, अमर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आवाज तक अमर ने छीन ली थी। 1 साल तक मेरी बेटी घर से बाहर नहीं निकली और तभी आपको उसकी सोसाइटी से वो कंकाल मिला और मुझे तरकीब मिल गई अमर से बदला लेने की। आजकल सोनाली के स्कूल में हारमोनियम सिखाती है और हमारे एक दूसरे घर में रहती है। 8 टका याला क्रिमिनल इंटेंशन के साथ साजिश करने की चार्ज में। चल। मैम, लेकिन मैडम, मंजू मेरे ही खोले में रहती थी, लेकिन जब उसे बच्चा हो गया ना तो एक दिन कोई आंटी और अंकल टाइप के आदमी और औरत आके उसे अपने साथ ले गए। उसके बाद तो कभी वापस नहीं लौटी। डॉक्टर, आपके रिकॉर्ड में मंजू सालवे के बच्चे के पिता का नाम क्या है? 1.5 साल पुराना डाटा निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में। ये रही उसकी डिटेल्स और ये पिता का नाम। अब समझ में आया मंजू जैसी लड़की के लिए इतने दयालु क्यों हो रहे थे। उसके बच्चे का बाप और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा समीर था। समीर को उठाने के लिए हमारी एक टीम ऑलरेडी हैदराबाद के लिए निकल चुकी है। अब तुम दोनों सीधे सीधे सच बोलो, वरना अगर हम बुलवाएंगे तो जिंदगी में दोबारा भलाई करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मंजू हमारे इधर काम करती थी। मंजू, मंजू, छोड़िए। नहीं, मेरी बात सुन। नहीं। मंजू, क्या हुआ? हे भगवान, बिना शादी का बच्चा किसका बाप लेके घूम रही है? तेरे तो यार 36 है। 36 नहीं, एक ही है। आपका बेटा समीर है इस बच्चे का बाप। मंजू सच बोल रही है, वो मेरा ही बच्चा है। एबॉर्शन का पीरियड निकल चुका है। अगर अब एबॉर्शन होगा तो मंजू की जान को खतरा हो सकता है। हमने समीर को दूसरे शहर में ट्रांसफर लेने के लिए मना लिया। थोड़े दिन बाद मंजू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो लगातार हमें धमकी देती रही कि सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना देगी। वो ये भी कहती थी कि उस सबको बता देगी कि ये बच्चा समीर का है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। हम उसे अपने घर ले आए।
मंजू की लाश को हमारे सोसाइटी के पीछे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। सोचा जब तक सेप्टिक टैंक की सफाई का टाइम आएगा तब तक उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। अगर यही तरीका था तो अपने बेटे को क्यों नहीं मारा? उस बेचारी लड़की की जान लेकर उसके बच्चे को अनाथ कर दिया। और अगर उसकी हड्डियां गल भी जाती ना तो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल जाता हमें, क्योंकि जुर्म छुपता नहीं है, अपनी कहानी खुद कहता है। खानोलकर परिवार ने मंजू का कत्ल अपने झूठे और खोखले सामाजिक रुतबे को बचाने के लिए किया। वो मंजू के अपने संतान के प्रति प्रेम को समझ ही नहीं पाए और उसे मार दिया। अमर खानोलकर को मंजू के कत्ल के लिए और मीता को उसका साथ देने, साजिश करने और सबूत मिटाने के लिए इंडियन पीनल कोड की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कमला की बेटी वंदना को भी ढूंढ निकाला, जो वाकई में जीवित थी। पुलिस ने उसे एक रेड लाइट एरिया से बरामद किया और उसे देखकर कमला की खुशी सातवें आसमान पर थी। वंदना, वंदना, ख्याल रखिए अब। ये बेहद जरूरी है कि हम स्वार्थी ना बने, सच का साथ दें, सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के जज्बात को भी समझें, वरना ये मैं और मेरे की लड़ाई जेल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।